दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज से यानी कि आज 5 मई से 15 मई तक पूरे बिहार में पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गया है। जी हां, बिहार में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया। जी हां, उन्होंने बताया कि बिहार में 15 मई तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बारे में विस्तार से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको इसी वीडियो में आगे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए आईएमए के डॉक्टर, पटना एम्स के डॉक्टर, कैट से जुड़ी व्यवसायियों के अलावा इंजीनियरों का संगठन वैसा भी लगातार मांग कर रहा था। दोस्तों बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। जी ममता बनर्जी ने फिर से जीत का परचम लहरा दिया है। जीत भी ऐसी मिली कि साफ हो गया है कि बंगाल की धरती पर ममता का दबदबा है और चुनाव के समय भी सिर्फ वही खेला कर रही थी। खेला होबे का नारा जरूर बीजेपी को चुनौती देने के लिए दिया गया, लेकिन असल में सारा खेल ममता बनर्जी ने पहले ही सेट कर रखा था। पहले से एक ऐसी सदी हुई रणनीति तैयार थी जिसमें बीजेपी फंसती गई और देखते ही देखते तृणमूल कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बना ली। बीजेपी की इस करारी हार के कई कारण हो सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सभी मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। यह भी पता चला है कि हिंदुओं का भी सारा वोट बीजेपी को नहीं मिला, लेकिन यह तो चुनावी समीकरण है जो हर चरण के साथ बदल गए। जी हां, और ममता बनर्जी की स्थिति मजबूत हो गई। सवाल तो यह है कि बीजेपी ने क्या गलती कर दी? 200 पार का सपना देखने वाले बीजेपी 100 से नीचे कैसे आ गई? जी जवाब काफी सरल है, आसान है। जी बंगाल के चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी चूक कर दी है, गलती कर दी है। यह एक ऐसी चूक है जो लंबे टाइम से लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करते आ रहे हैं। किसी बड़े नेता पर निजी हमले करने वाली गलती। बंगाल चुनाव में बीजेपी के प्रचार पर एक नजर डालिए और समझ में आ जाएगा कि उनके लिए सारा खेल कहां बिगड़ गया। जी हां, आप किसी भी नेता को एक बार अपने निशाने पर ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, लेकिन पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर अपना फोकस रखना एक बड़ी गलती है। जी हां, बीजेपी ने यही किया और ममता की लहर ने उन्हें साफ कर दिया। जी हां, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये राहुल गांधी वाली गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि मोदी पर सीधा हमला करना कई मामलों में उनकी पार्टी के लिए भी घातक साबित होता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से धमकी भरा मैसेज मिला है। 112 पर व्हाट्सएप नंबर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। ये मैसेज मिलते ही सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। थाने में केस दर्ज करा दिया गया है। जी धमकी देने वाले ने कहा है कि 4 दिन के अंदर मेरा जो कुछ भी कर सकते हैं कर लो। पुलिस की कई टीमें धमकी देने वाले की सर्विलांस की मदद से गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। पुलिस की कई टीमें संदिग्ध नंबर की जांच करके लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार यानी कि 29 अप्रैल को देर शाम यूपी पुलिस के आपातकाल सेवा डायल 112 व्हाट्सएप नंबर पर किसी संदिग्ध व्यक्ति ने संदेश भेजते हुए यानी कि मैसेज भेजते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे दी। आरोपी ने अपने धमकी भरे मैसेज में लिखा था कि वह सीएम योगी को 5वें दिन जान से मार देगा। जी हां, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है जो सर्विलांस सेल की मदद लेकर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। आपको बता दूं कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली हो। पिछले साल मई, सितंबर, दिसंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज डायल 112 पर किया गया था। दोस्तों देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। यदि बेड मिल भी जा रहे हैं तो फिर सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हजारों कोरोना मरीजों की जान जा रही है, वहीं ऑक्सीजन के अभाव में भी लोग मर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बात्रा हॉस्पिटल है। जी शनिवार को बात्रा हॉस्पिटल में 12 कोरोना मरीजों की जान चली गई। जी वो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इससे पहले बात्रा अस्पताल में 8 मरीजों की जान जाने की खबर सामने आई। अस्पताल के डॉक्टर SCL गुप्ता ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले
8 रोगियों में से 6 रोगी आईसीयू में भर्ती, जबकि 2 उच्च निर्भरता वार्डों में भर्ती थे। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी से 4 रोगियों की और जान जाने की खबर सामने आई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। बात्रा हॉस्पिटल के चीफ ने कहा है कि ऑक्सीजन के अभाव में मरीज मर रहे हैं। कोरोना का इलाज करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, यहां तक कि दवाइयां भी नहीं मिल रहे हैं। सरकार कहती है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन मरीज यहां पर मर रहे हैं। यह न्यायपालिका या फिर कार्यपालिका, मुझे नहीं पता है कि यह देश कौन चला रहा है। दोस्तों, व्हाट्सएप इस साल की शुरुआत से ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आलोचना झेल रहा है। जी हां, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पहले 8 फरवरी से लागू होने वाली थी, लेकिन इसी महीने 15 मई 2021 को प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो रही है। जी हां, विवाद के बाद व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को 3 महीने के लिए टाल दिया था। जी, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन दे रहा है, यानी कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को आपको 15 मई 2021 से पहले स्वीकार करना होगा। तो अब सवाल यह है कि यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 15 मई से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने जा रही है और इस बार कंपनी इसे और आगे टालने के मोड में नहीं है। यह कंपनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि जो यूजर्स व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई तक स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद वे ना कोई मैसेज भेज पाएगा और न ही प्राप्त कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो उनका व्हाट्सएप तब तक बंद रहेगा जब तक कि वे प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर लेते। व्हाट्सएप ने कहा है कि यूजर्स तब तक मैसेज सेंड या फिर रिसीव नहीं कर पाएंगे जब तक वे उन शर्तों को स्वीकार नहीं कर लेते। जो लोग नई शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट इनएक्टिव दिखेगा और इनएक्टिव अकाउंट 120 दिन बाद डिलीट हो जाएगा। शर्तों को स्वीकार करने के लिए कंपनी हर रोज या फिर कुछ दिनों पर नोटिफिकेशन देती रहेगी और फिर इसे बंद करा देगी। नई शर्तों को लेकर सबसे ज्यादा विरोध भारत में है, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि भारत में व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर्स भी हैं। नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की नाराजगी है कि व्हाट्सएप अब अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ ज्यादा डाटा शेयर करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने मंगलवार से लॉकडाउन लगा दिया है। जी हां, राज्य में आज यानी कि 5 मई से 15 मई तक प्रभावी रहेगा। पाबंदियों और छूट को लेकर भी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जी हां, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी, यानी कि दुकानों के शटर केवल 4 घंटे ही ऊपर रहेंगे। जी हां, शटर खुले रहेंगे। आवश्यक सेवा जैसे मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप इत्यादि में ये बंदी से लागू नहीं होगी। जी हां, वही सभी तरीके के स्कूल, कोचिंग समेत शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। रेल परिचालन पहले की तरह ही सामान्य रूप से होगा। राज्य में लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसके साथ ही बिहार के सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल आदि में भी ताले लटके रहेंगे। रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा होगी जो सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक रहेगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी की जाएगी। दोस्तों, कोरोना काल में बिहार के कोविड अस्पतालों, हेल्थ सेंटर, ऑक्सीजन गैस प्लांट, रिफिलिंग सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर सहित सभी महत्वपूर्ण संस्थानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जी हां, बिहार के ऊर्जा सचिव और बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHCL के CMD संजीव हंस ने सोमवार को अनुषंगी बिजली कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए हैं। संजीव हंस ने कहा कि महत्वपूर्ण स्थानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि यदि किसी भी कोविड अस्पताल या फिर हेल्थ सेंटर में बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो फिर उसे 15 मिनट के अंदर दुरुस्त कर लिया जाए। यह साथ ही यदि किसी भी ऑक्सीजन प्लांट को नया बिजली कनेक्शन चाहिए तो फिर उसे जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं। दोस्तों, चुनाव नतीजों के बाद से जारी हिंसा के बीच बीजेपी चीफ जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच गए। जहां कोलकाता में एयरपोर्ट पर उतरते ही जेपी नड्डा ने टीएमसी को हिंसा पर चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई के लिए तैयार हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि वैचारिक लड़ाई के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। टीएमसी की गतिविधियां असहिष्णुता से भरी हुई है, उसके मुकाबले के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने को तैयार हैं। मैं अब दक्षिण 24 परगना जाऊंगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलूंगा जिनकी हिंसा में जान गई है। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय और भूपेंद्र यादव भी बंगाल पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो हुआ है उन घटनाओं से हम चिंतित हैं और सदमे में हैं। मैंने ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के दौरान ही सुनी थी। आजाद भारत में चुनाव नतीजे के बाद पहली बार हमने ऐसी घटना देखी है।
दोस्तों महंगाई बढ़ने लगी है। नींबू नारियल जैसी छोटी वस्तुओं के दामों में भी भारी उछाल देखा जा रहा है। अनेक लोगों को मायूस होकर मजबूरी में इतने महंगे दामों पर भी ये खरीदने पड़ रहे हैं। जी पटना शहर में 40 से अधिक स्थानों पर फुटपाथ पर कच्चा नारियल बेचा जा रहा है। इसके अलावा दुकानों पर भी कच्चे नारियल बेचे जा रहे हैं। महामारी के दौर में भी खुद को अस्वस्थ रखने या फिर मरीजों के स्वास्थ्य में जल्दी सुधार के लिए लोग इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ रही है। ऐसे में जो नारियल 2 सप्ताह पहले तक 40 रुपए का मिल रहा था, वहीं अब 70 से 80 रुपए में मिल रहा है। दोस्तों बंगाल की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने जा रही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, यानी कि आज। ममता बनर्जी के मंत्रियों का शपथ ग्रहण गुरुवार यानी कि कल 6 मई को होगा। ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण समारोह को साधारण रखने की बात कही है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक देश कोरोना संक्रमण से जीत नहीं जाता है, तब तक किसी भी तरीके का जश्न नहीं मनाया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव रिजल्ट में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार चुकी है। जब पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट में टीएमसी ने 292 में से 213 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर जीत हासिल की है। जब बंगाल चुनाव के रिजल्ट में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को प्रचंड बहुमत तो मिला है, लेकिन खुद ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वह बिना विधायक बने सीएम बन सकती है? इसका जवाब है हाँ। देश के किसी भी राज्य के सीएम बनने के लिए विधानसभा या फिर विधान परिषद दोनों सदनों में से किसी एक सदन का होना जरूरी है। अगर मुख्यमंत्री दोनों के सदस्य नहीं है तो उन्हें शपथ लेने के 6 माह के भीतर ही सदस्य बनना जरूरी होता है। बंगाल में विधान परिषद नहीं है तो माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी के कोई नवनिर्वाचित विधायक अपनी सीट छोड़ेंगे और उस जगह से ममता बनर्जी उपचुनाव में लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हारने वाली टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी बंगाल की टॉलीगंज सीट से चुनाव लड़ सकती है। माना जा रहा है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए टॉलीगंज सीट खाली की जा सकती है और वो यहां उपचुनाव लड़ सकती है। दोस्तों मुंबई के लोग इस बार मुजफ्फरपुर की लीची का स्वाद चखेंगे। अब ट्रेन से लीची की खेप मुंबई पहुंचेगी। बिहार लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया कि 2017 तक मुजफ्फरपुर की लीची पवन एक्सप्रेस से मुंबई जाती रही है, लेकिन उसके बाद बंद हो गई। सांसद अजय निषाद की पहल पर इस बार नई व्यवस्था शुरू हो रही है। सांसद के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस बार लीची उत्पादक किसानों को इससे काफी सहूलियत होगी। अध्यक्ष ने कहा कि 20 मई से लेकर 12 जून तक पवन एक्सप्रेस में उच्च क्षमता वाला पार्सल वैन लगाया जाएगा। इसके लिए वे अपने संगठन की ओर से किसान हित में पंजीकरण कराएं। दोस्तों प्रदेश स्तर के 2 नेताओं ने 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया है। सीवान के पूर्व सांसद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे शहाबुद्दीन को लेकर बिहार की सियासत आजकल गर्म है। शहाबुद्दीन की मौत को सियासत के तवे पर सेंक कर मुस्लिम वोटों को खुद के साथ गोलबंद करने की कोशिश कई दल कर रहे हैं। इस सियासी खेल में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद फंसती दिखाई दे रही है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार पर शहाबुद्दीन के परिवार का साथ नहीं देने का आरोप लग रहा है। इधर एक चर्चा जोर पकड़ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से नजदीकियां बढ़ा रही है। यह खबर है कि राजद के बड़े नेता वर्तमान में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के सभापति रह चुके सलीम परवेज ने शहाबुद्दीन और उनके परिवार की अपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी है। इधर राजद तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद सोहराब कुरैशी ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बिहार में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने अगले 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसको लेकर मंगलवार को गाइडलाइंस जारी भी कर दिया गया है। किन किन क्षेत्रों में लोगों को छूट मिलेगी और किन चीजों पर पाबंदी होगी, विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है। तो चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो शादी विवाह और सदराक्रम के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सरकार ने डीजे पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। बारात और वरमाला को लेकर भी सरकार ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद भी शादी समारोह पर पाबंदी नहीं हो रहेगी। हालांकि इसके लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। ये नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि शादी में पहले 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसके बाद आपको बता दूं कि बिहार सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम पहले की तरह ही काम करती रहेगी, चालू रहेगी। वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूरी तरीके
से प्रतिबंध रहेगा। यह सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी। इनका संचालन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगा। यह सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक समारोह प्रतिबंध रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के आयोजन, चाहे सरकारी हो या फिर निजी, सभी पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों के उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। शादी विवाह के पहले सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले ही देनी होगी। अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ईद उल फित्र यानी कि मीठी ईद मुस्लिमों का पावन त्योहार है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान महीने के 10वें शव्वाल की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। हालांकि ईद की डेट चांद को देखकर निश्चित की जाती है। जी इस साल ईद 13 या फिर 14 मई को मनाई जा सकती है। अगर 12 मई को चांद दिखाई देता है तो फिर 13 मई को ईद होगी, और अगर 13 मई को चांद का दीदार होता है तो फिर ये पवित्र पर्व 14 मई को मनाया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खास होता है ये मीठी ईद। जी हाँ, ईद उल फित्र के अवसर पर खास तौर से मीठी पकवान बनते हैं, और इस दिन का मुख्य पकवान मीठी सेवइयां हैं, जो घर आए मेहमानों को खिलाई जाती है। दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ईद बांटी जाती है। लोग इस दिन एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। मुख्य रूप से यह त्योहार भाईचारा का संदेश देता है। ईद उल फित्र के दिन मुस्लिम लोग सुबह सुबह नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करते हैं। इस मौके पर लोग खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें रमजान के पूरे महीने में रोजा रखने की ताकत दी। ईद के मौके पर जकात गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए निकाला जाता है। जी और निकालना फर्ज बताया गया है। यह मुस्लिम धार्मिक मान्यता के अनुसार रमजान के महीने में रोजे रखने के बाद अल्लाह अपने बंदों को बख्शिश देते हैं। यह इसी बख्शिश देने के लिए दिन को ईद उल फित्र के नाम से जाना जाता है। यह कहा जाता है कि ईद उल फित्र पर्व की शुरुआत जंगे बद्र के बाद हुई थी। यह पैगंबर मोहम्मद साहब के नेतृत्व में इस जंग में मुसलमानों की फतेह हुई थी। यह युद्ध में विजय मिलने के बाद लोगों ने ईद मनाकर अपनी खुशी जाहिर की थी। ईद का त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। यह साल में 2 बार ईद आती है। इस पर्व को लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। जब रमजान के 30 रोजे पूरे होते हैं तो उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। अगर 13 मई को ईद मनाया जाता है तो फिर इस बार रोजे मात्र 29 होंगे। अगर वही 14 मई को ईद मनाया जाता है तो फिर इस बार रोजे पूरे 30 होंगे। दोस्तों, बिहार में कोरोना के बेकाबू होते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने 5 मई से 15 मई तक सूबे में बिहार में लॉकडाउन का ऐलान किया है। यह लॉकडाउन के ऐलान के बाद सरकार की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के नेता और प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन का फैसला निसंदेह हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद लिया है, लेकिन हमें लगता है कि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं से राज्य का यानी कि बिहार का गरीब तबका निराश होगा। यह दानिश रिजवान ने कहा है कि गरीब कोरोना से बच भी गए तो फिर भूख से मर जाएंगे। कोर्ट ने टिप्पणी तो जरूर की है, लेकिन कोर्ट को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उनका जो रोजाना कमाते खाते हैं। ऐसे में हमारा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के बारे में आपको सोचना ही होगा। उनको हर मामले में छूट मिलनी ही चाहिए। जी उन्होंने आगे कहा है कि जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है, जो किराए के मकान में रहते हैं, उनका किराया माफ कर देना चाहिए। लोन का इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल भी खराब होगा। दोस्तों, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस बनाने वाली टीम के सदस्य रहे वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का कल देर रात निधन हो गया है। दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव में जन्मे डॉक्टर वर्मा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के घनिष्ठ मित्र थे। डॉक्टर वर्मा कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के अनुसार सोमवार की देर रात करीब 12 बजे हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। दोस्तों, सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत पर राजद बुरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मौत को लेकर परिजनों का आरोप है कि आरजेडी की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की गई और साहेब और उनके परिवार को बिल्कुल भी अकेला छोड़ दिया गया। यहां तक कि जब वे अस्पताल में अंतिम सांस गिन रहे थे, उस समय भी आरजेडी के किसी भी नेता ने हालात का जायजा लेने भी जरूरी नहीं समझा और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के रिश्तेदार आमिर खान ने आरोप लगाया है कि जब साहेब
अस्पताल में थे तब आरजेडी का पूरा कुनबा दिल्ली में मौजूद था, जिनमें लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी समेत मनोज झा भी शामिल है। लेकिन किसी ने भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि किसी तरीके की तेजस्वी यादव का मोबाइल नंबर मिला तो उनको कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन यहां भी फोन नहीं लगा। यहां तक कि उनके दोनों बेटे जो आज बड़े नेता हो गए हैं, यह उन्हें साहेब ने हाथ पकड़कर सियासत का पाठ पढ़ाया। यह भी सिर्फ शाम को एक ट्विटर करके खाना पूर्ति कर ली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीयू अस्पताल से उन्हें एम्स में शिफ्ट कराने के लिए जब मीसा भारती की बात की गई तो उन्होंने बेड का इंतजाम करने की बात कही, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई भी संपर्क नहीं किया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को यानी कि भाजपा को कई जगहों पर भारी झटका दिया गया है। यह बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में हमेशा से शामिल रहे काशी, मथुरा और अयोध्या के परिणाम भी केवल निराशा दे गए। जहां वाराणसी में जिला पंचायत की 40 में से 8 सीटें ही खाते में आई तो मथुरा में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही वहीं अयोध्या में भी बीजेपी का हाल बेहाल रहा, जहां 40 जिला पंचायतों में से 24 पर सपा ने जीत दर्ज की। रामनगरी अयोध्या जिले की 40 जिला पंचायतों सीटों में से 24 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। यह बीजेपी के खाते में महज 6 सीटें ही आई, बाकी पर निर्दलीयों ने कब्जा जमाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विधान परिषद के चुनाव के बाद अब पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त मिली है, जहां 40 में से महज 8 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई है। वही समाजवादी पार्टी के खाते में 14 सीटें और बीएसपी के खाते में 5 सीटें आई है। इसी तरीके से कान्हा की नगरी मथुरा में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां मायावती की बीएसपी ने 12 और चौथी अजित सिंह की राष्ट्रीय लोक दल ने 9 सीटों पर परचम लहराया है। यह बीजेपी की झोली में मात्र 8 सीटें आई है। वही समाजवादी पार्टी ने मात्र 1 सीट से अपना खाता ही खोला है। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका और 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए। इस बेल्ट के किसानों ने भी कृषि आंदोलन के विरोध में प्रदर्शन किया था। दोस्तों, एक्ट्रेस कंगना रनावत अक्सर सोशल मीडिया पर विवादित ट्वीट करके चर्चा में रहती है। जी हाल ही में कंगना रनावत ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर 2 मई को मतगणना के दिन विवादित ट्वीट कर दिए थे। जी दरअसल उन्होंने भाजपा का समर्थन करते हुए आने वाले दिनों में बंगाल का हाल कश्मीर की तरह का दावा किया था। जी कंगना रनावत की टिप्पणी के बाद गोरखपुर से भाजपा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने उन्हें आड़े हाथों में लेते हुए मूर्ख औरत तक लिख डाला। दरअसल 2 मई को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराई है। ममता की पार्टी टीएमसी को मिली जीत के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई विवादित ट्वीट किए। कंगना रनावत ने लिखा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या ममता की सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरीके से प्रवृत्ति दिख रही है उससे पता चलता है कि हिंदू वहां ज्यादा नहीं है और आंकड़े के अनुसार बंगाली मुसलमान पूरे भारत में सबसे गरीब और वंचित है। यह अच्छा है और एक कश्मीर बन रहा है। कंगना रनावत के इस ट्वीट के बाद गोरखपुर से भाजपा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने उन्हें आड़े हाथों में लिया। कंगना के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए भाजपा विधायक राधा मोहन दास ने कहा कि बहुत ही शर्मनाक कमेंट दिया है। इस मूर्ख औरत को इतनी बेहुदी बातें कहने के लिए इलेक्शन कमीशन को इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, कोरोना से बिगड़ते हालात के बाद बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला तो कर लिया। 15 मई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई। लॉकडाउन की घोषणा होते ही बाजारों में अचानक भीड़ बढ़ गई। लोग घर का राशन, सब्जी और जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए बाजार में पहुंचने लगे। इस दौरान लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बिहार के नवादा जिले की इस तस्वीर को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, जहां लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद इस तरह की भीड़ दिखाई दी। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। जी हां, कई राज्यों में हालात बहुत ही खराब है। बिहार में भी दिन प्रतिदिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बिहार के जिलों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिस वजह से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। जी हां, सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि फिर भी हर रोज हजारों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। यह पिछले 24 घंटे में बिहार में 12,000 नए मामले सामने आए। यह पटना सहित गया, वैशाली, औरंगाबाद, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इन जिलों में रहने वाले लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है।
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में देश भर के प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान वे छात्रों से पूरी फीस नहीं वसूल सकते हैं। जी हां, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फीस का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 10वीं 12वीं के किसी भी छात्र का रिजल्ट भी नहीं रोका जा सकता और न ही उन्हें कोई भी परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अभिभावक फीस का भुगतान करने में आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, उनकी फीस माफी पर भी स्कूलों को विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल सत्र 2020-21 के लिए वार्षिक फीस ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें 15% की रियायत देनी होगी, क्योंकि छात्रों ने स्कूलों से वह सारी सुविधा नहीं ली है जो वे स्कूल आने पर लेते थे। दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद से ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमलावर की खबरें सामने आ रही है। जी हां, हमला की खबरें सामने आ रही है। भाजपा का दावा है कि टीएमसी द्वारा किए जा रहे हिंसा में उनके कई कार्यकर्ता मारे गए हैं। इससे जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहे हैं। इस बारे में जब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता है। लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यदि वे नहीं करते हैं तो फिर वे अपने मौलिक कर्तव्य में असफल हो रहे हैं। हम भारत के किसी भी हिस्से में जीवन की रक्षा के लिए किसी भी सरकार की विफलता की निंदा करते हैं। दोस्तों जेईई मेन की कई सेशन की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसकी घोषणा खुद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेईई मेन मई 2021 सत्र को स्थगित कर दिया गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आगे के अपडेट के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहे कब जारी हो जाए। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव में भले ही बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिली है, लेकिन सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। 2016 में 44 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार शून्य पर ही रह गई। कांग्रेस की इस दुर्गति को लेकर पार्टी लीडर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मुस्लिम वोट टीएमसी के खाते में चले गए हैं। इसके अलावा लेफ्ट ने भी अपना वोट टीएमसी को ट्रांसफर कर दिया। इसके चलते ही कांग्रेस इतनी पिछड़ गई, हार गई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी सत्ता को बचाना चाहती थी, जबकि बीजेपी पावर हासिल करना चाहती थी। हमारे लिए ऐसा कुछ दांव पर नहीं था, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। जब बीजेपी पर पोलराइजेशन का आरोप लगाते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उसने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फेल साबित हुई। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि स्टालकुची में केंद्रीय बलों की फायरिंग में 4 युवकों की जान चली गई थी और सभी मुस्लिम थे। इसके बाद ही ध्रुवीकरण तेज हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि टीएमसी ने इस स्थिति का फायदा उठाया और अपने वोटों का ध्रुवीकरण किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी पर महिलाओं ने भरोसा जताया है, जबकि मुस्लिमों ने भी उनका विश्वास किया। दोस्तों दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से कमर कस ली है। खबर है कि इस बार सरकार पूरे देश में आने वाले दिनों के दौरान 21 दिनों के लिए एक दफा फिर से लॉकडाउन लगा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार से लॉकडाउन के दौरान स्थिति को संभालने की जिम्मेवारी स्थानीय पुलिस की बजाय सेना के कंधों पर डाली जा सकती है। पूरे लॉकडाउन के दौरान सेना ही मोर्चा संभालेगी। इसके लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान कोरोना के संक्रमण ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। यह संक्रमण की दर इतनी अधिक तेज है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ज्यादातर राज्यों के अस्पतालों में बिस्तर, डॉक्टर, ऑक्सीजन, मेडिसिन और अन्य चिकित्सीय उपकरणों की घनघोर कमी देखने को मिल रही है। रोजाना 3 लाख से भी ऊपर लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है। दोस्तों आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। ये बैंक खातों और फिर पैन कार्ड के साथ तो लिंक है ही, साथ ही सरकारी योजनाओं में भी इसकी जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड का इस्तेमाल अब आईडी कार्ड के रूप में भी होने लगा है। ऐसे में जरूरी है कि आपके पास हर समय आधार कार्ड मौजूद हो। अधिकतर लोगों के पास जो आधार कार्ड है वह कागज के टुकड़ों पर एक कलर प्रिंट आउट ही होता है। हालांकि आप चाहेंगे तो एटीएम की तरह ही दिखने वाला आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल साधारण आधार कार्ड के भीगने, फटने और धूल जाने का डर रहता है, लेकिन आधार कार्ड जारी करने वाले विभाग यूआईडीआई की वेबसाइट के जरिए आप पीवीसी कार्ड पर प्रिंट हुआ आधार कार्ड भी मंगा सकते हैं। ये खास बात यह है कि यह काम आप घर बैठे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये स्पीड पोस्ट के जरिए सीधा आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। ये आधार कार्ड क्वालिटी में अच्छा होता है और फिर इसे आसानी से पर्स में रखा जा सकता है।
दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े काम के जरिए अपनी प्रतिभा की पहचान कराएं। यह कभी कभी कुछ काम देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उसका असर दूरगामी होता है और लोगों का ध्यान बरबस उधर चला जाता है। सुशांत नंदा नाम के आईएएस अधिकारी ने एक वीडियो शेयर किया जो आपका ध्यान खींच लेगा। यह वीडियो में एक छोटी सी मासूम लड़की अपने छाते से बारिश में कुत्ते को बचा रही है। यह 12 सेकंड के इस वीडियो में एक छोटी सी लड़की बारिश में अपने छाते के जरिए बेजुबान कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। यह इसके साथ ही वह कोशिश करती है कि नजर आ रही कुत्ते अपने रास्ते को ना भटके। इंटरनेट पर यह वीडियो खासी सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों वैश्विक महामारी कोरोना की मार पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के मौजूदा सीजन पर भी मार पड़ गई है। जो कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में आईपीएल की कई टीमों के कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को सस्पेंड करने का फैसला किया है। यह न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल को इस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जा रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद हिंसा की घटना जारी है। बीजेपी ने दावा किया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की हिंसा के कारण ही उसके 9 कैडर मारे गए हैं। गृह विभाग ने राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। आज ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल गए हैं। यह पीड़ित कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में चुनाव बाद हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन करके कानून व्यवस्था की जानकारी ली है। यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को दोपहर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम मोदी ने फोन किया और गंभीर रूप से चिंताजनक कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता जताई है। सीएम ममता बनर्जी से मैं गंभीर चिंताओं को साझा करता हूं। यह राज्य में हिंसा बर्बरता आगजनी लूट और हत्याएं बेरोक-टोक जारी है। इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।